हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम निपटाने वाले हैं यार क्लास 12 फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसको 10 मिनट के अंदर निपटाएंगे, इसकी रैपिड रिवीजन करेंगे। इन 10 मिनट के अंदर हम जितने भी इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं उन सबकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, सारे डायग्राम को देखने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। जो लेक्चर नोट्स आप लोगों को सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिलने वाले हैं, और प्रीमियम नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट suniljangra.com के नाम से जो है उसको विजिट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करके सारे प्रीमियम नोट्स और कोर्सेज को देख सकते हैं। ओके बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज के चैप्टर 4 की रैपिड रिवीजन करते हैं। चैप्टर 4 के अंदर हमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर करना होता है। तो स्टार्टिंग में ही आपको लोगों को बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो यार, कोई भी एक मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ का स्पेस, कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है या मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। जिसमें मतलब कोई भी कंडक्टर है, करंट कैरी कर रहा है, तो उसके चारों ओर का जो स्पेस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है बेटा जी, तो उसे बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इसको किससे शो करते हैं? बी से शो करते हैं, और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम बी लिखा जाता है। और इसकी जो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो वो यूनिट क्या होती है बेटा जी? इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो टेस्ला होती है बेटा। ओके, इसके अलावा लॉरेंज फोर्स की अगर हम बात करें, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है या कोई भी चार्ज जब मूव करता है इस तरीके से मूव करे कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करता है, तो वो एक कॉमन फोर्स को फील करता है। ठीक है, देखो आप लोगों को पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरीके से लगती है? Q इंटू ई से लगती है। और मैग्नेटिक फोर्स जो लगती है बेटा जी वो कैसे लगेगी? क्यू वी बी साइन थीटा से लिखी जाती है, बट इसको हम लिख रहे हैं क्यू वी क्रॉस बी से, क्योंकि साइन थीटा को हम वी क्रॉस बी लिख रहे हैं, मतलब वी बी साइन थीटा को वी क्रॉस बी लिख रहे हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म हुई मैग्नेटिक फोर्स की और ये इलेक्ट्रिक फोर्स की। जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करता है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बन जाता है फोर्स, वो लॉरेंज फोर्स कहलाती है। ठीक है, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो 3 तरीके से उसके रास्ते जो हैं बनते हैं। अगर वो बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा ही एक स्ट्रेट लाइन पाथ को ही कवर करेगा। लेकिन अगर मान लो चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v के साथ b के साथ एक 90 डिग्री के एंगल पे चल रहा है तो वो एक सर्कल को कवर करता है, सर्कल बनाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप जो सर्कल देख रहे हो वो सर्कल क्यों बन रहा होता है? क्योंकि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक लग रही होती है मैग्नेटिक फोर्स जो कि क्यू वी बी साइन थीटा होती है। बट हमने बोला है ना कि वी और बी के बीच में कितना एंगल है बेटा? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो वी और बी के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो सिंपल हम क्यू वी बी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साइन 90 1 होने वाला है। तो एफ एम मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाती हैं। इससे हम आर का फॉर्मूला निकाल लेते हैं जो कि रेडियस ऑफ सर्कल रहने वाला है। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, एक चक्कर को लगाने में कितना टाइम ले रहा है चार्ज पार्टिकल, मतलब उसका जो चार्ज पार्टिकल जब चल रहा है तो उसका एक जो चक्कर बन रहा है, गोल चक्कर जो बन रहा है, सर्कल जो बन रहा है, वो उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई आर बाई में वी होने वाला है। यहाँ से आप वी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 पाई एम बाई में क्यू बी, 2 पाई एम बाई में क्यू बी बेटा जी। ठीक है, हेलिकल पाथ कब होगा? जब ना तो 0 डिग्री हो ना ही 90 डिग्री, उसके अलावा जिस भी एंगल पे वो घूम रहा होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री, इनके किसी के भी बराबर नहीं है। वेलोसिटी वी बी जो है वो इंक्लाइंड होंगे एक दूसरे से, मतलब वी और बी के बीच में कुछ एक एंगल होगा तो वो हेलिकल पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब चार्ज पार्टिकल की किसी एंगल पे जा रहा होगा बी के साथ। ठीक है, तो उस टाइम पे हम वी के कंपोनेंट निकाल लेंगे इधर और इधर। इस वाले कंपोनेंट को हम वी पैरेलल बोलते हैं और इस वाले को वी परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये वाला जो कंपोनेंट है कोई भी फोर्स नहीं लगाता तो चार्ज पार्टिकल आगे जरूर बढ़ेगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से सर्कल में घूमता है, दैट्स वाई आगे बढ़ता रहता है और सर्कल में घूमता रहता है, तो हेलिकल पाथ बन जाता है। तो रेडियस जो है आप लोगों को याद कर लेना है, यही सेम फॉर्मूला है यहाँ पे भी, बस यहाँ पे क्या होता है इस वेलोसिटी की वजह से सर्कल बना, दैट्स वाई इसको वी परपेंडिकुलर हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, साथ में है फिर भैया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आप बोल सकते हैं, तो ये हो गया क्यू बी बाई में एम। और पिच होता है, पिच होता है भाई 2 सर्कल जो ये कवर हो रहे हैं, ऐसे पाथ जब एक सर्कल बना दूसरा जब कवर हो रहा है तो इनके बीच का जो पाथ है पिच, इसको बोला जाता है पिच। ओके, पी से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं 2 पाई एम वी पैरेलल बाई में क्यू बी से लिखते हैं बेटा जी। ओके, बायट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? बायट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं किसी एक करंट एलिमेंट की वजह से। ठीक है, करंट एलिमेंट की वजह से हम क्या निकालते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी भी एलिमेंट डी एल की वजह से उसमें से करंट आई जा रहा है और उससे किसी दूरी आर पे हम निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस जो फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई में आर स्क्वायर। आई डी एल साइन थीटा मतलब ये जो थीटा है ये किस किस के बीच में होता है बेटा? ये डी एल और आर के बीच में होता है। जैसे कोई कंडक्टर है तो उसमें ये आपने लेंथ ली जिसका डी एल वेक्टर आप निकालोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो आप क्या कर दोगे? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अगर जिस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हो उसको हम आर बोलेंगे, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा कहलाएगा। ओके, इसी की एप्लीकेशन है बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है जिसका रेडियस ए है, इसका ये एक्सिस है जो कि एक्स है, और इसके किसी एलिमेंट की वजह से हम यहाँ पॉइंट पी पे, ठीक है, मतलब इस एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। मैंने पूरा डायग्राम इसलिए बनाया कि आपको समझ में आ जाएगी कि एक्स क्या है, एक्स होता है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ए क्या है, ए इज़ रेडियस है बेटा जी, ठीक है। अब ये पूरी डेरिवेशन है 1.5 पेज की, तो उसको हम 10 मिनट के अंदर नहीं खत्म कर सकते। अगर हमें सेंटर पे जाना है तो सेंटर के लिए क्या होगा कि ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, मतलब एक्स की वैल्यू 0 हो जाए उस टाइम पे। तो एक्स की वैल्यू 0 करने पे क्या होगा बेटा, ये 0, ये 3/2 अंदर जाएगा, तो नीचे ए क्यूब बचेगा, ऊपर ए स्क्वायर है, तो उसको कट करने से हमारे पास सिर्फ म्यू नॉट आई अपॉन में 2a रह जाता है। इसके बाद बेटा जी हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ आता है। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ। जैसे कि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से करंट आ ही जा रहा है, तो इसके चारों ओर एक फील्ड बन रहा है, ठीक है। फील्ड बन रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में हम उठा करेंगे और फिंगर्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तो अगर आप इतनी सी लेंथ लेते हो तो इसमें फील्ड आपको मिलेगा कितना बी, तो पूरे को अगर कवर करते हो तो उसकी लाइन इंटीग्रेशन कर लेते हो, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा म्यू नॉट इंटू में आई, जितना करंट यहाँ से इस लूप से होके जा रहा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई, ये हम निकालना चाहते हैं। मतलब एक हमने कंडक्टर लिया जिसके अंदर से करंट जा रहा है जिसका रेडियस ए है। अब इसके 3 केस हम कर रहे हैं कि आर डिस्टेंस पे या बिल्कुल इसके यहाँ पे और बिल्कुल अंदर, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। तो फॉर्मूले बेटा जी, जब आर बिल्कुल बाहर है, मतलब जो एम्पीरियन लूप अगर हम जो ले रहे हैं वो अगर बिल्कुल बाहर है, तो आप उसको इस तरीके से लिख रहे होंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2π आर से। लेकिन अगर आर और ए को हम बराबर बोलें, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2πa। लेकिन अगर आप अंदर एक बात कर लें, लेस देन कर लें आर को, तो उस टाइम के केस पे क्या होगा कि भाई हम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हमें क्या सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो क्या था कि पूरा करंट कवर हो रहा था। एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है कि उतना करंट लिखना जितना वहाँ से जा रहा हो उस लूप से। लेकिन जब हम लूप यहाँ पे ले लेंगे तो अब करंट सिर्फ इतने पोर्शन से जा रहा होगा, तो उस करंट को हमें निकालना है। रेडियस कितना है बेटा जी, ए, तो इतने में से कितना करंट जा रहा था पहले, पाई ए स्क्वायर में से आई करंट जा रहा था, 1 में से कितना जाएगा, आई बाई में पाई ए स्क्वायर। अब रेडियस जितना भी आप मानोगे तो उसको लिखोगे पाई आर स्क्वायर, तो लिख दोगे और आपके पास करंट आ जाएगा। सिर्फ इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आने वाला है, ठीक है। तो ये ग्राफ है बेटा बी और आर के बीच में। देखो इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, जब आर बड़ा है तो ये बी का आर के साथ इन्वर्स में रिलेशन है, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे क्या है, ये बराबर है, तो बराबर पे ये यहाँ पे आ गया, ओके। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसके केस में देखिएगा ए का स्क्वायर हो रहा है, साथ में ये आर भी हो रहा है, ठीक है। जस्ट मिनट, हमने कुछ गड़बड़ करी है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आर यहाँ पे है ना, तो इस केस में ये ऐसे हो रहा है बी प्रोपोर्शनल, इन्वर्स के केस में ऐसे हो रहा है और इसके केस में ये यहाँ पे है, ओके। इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनोइड। करंट कैरिंग सोलिनोइड है, सोलिनोइड की कुछ खास बातें होती हैं कि इंसुलेटेड जो है कॉपर वायर होती है, उसको आप बिल्कुल क्लोजली ऐसे वाउंड कर देते हो किसी भी चीज़ पे, या इस तरीके से रिंग बना लेते हो, उसमें से करंट अगर आप एक साइड से देते हो दूसरी साइड से करंट जाता है, तो फील्ड जो होता है कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। मतलब यूनिफॉर्म वो सिर्फ मिड में होता है, बाहर ये थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है बेटा। इसका जो फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा, जिसमें एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। पर यूनिट लेंथ का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में उसकी लेंथ बेटा जी। इतना ही आप लोगों को रिवीजन के अंदर पढ़ना है। जब भी कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको लिखते हैं एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा से। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी बेटा जी। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, जब भी दो पैरेलल कंडक्टर्स होंगे उनके बीच में से अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, देखो जब भी करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, जब भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। जो फोर्स लगा रहे होंगे वो फॉर्मूला होता है बेटा जी म्यू नॉट I1 I2, मतलब उन दोनों के बीच में से जाने वाला करंट, ठीक है। उन दोनों का जो भी लेंथ का पोर्शन हम ले रहे हैं कि इतनी लेंथ पे जो है फोर्स लग रही है, वो लेंथ यहाँ पे लिखेंगे, नीचे 2π उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है बेटा जी। अब ध्यान से यहाँ पे दो चीज़ समझने की है। एक तो ये बेटा जी कि जब भी पैरेलल करंट्स होंगे तो यहाँ पे जो फोर्स हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ओके। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो तो एक फोर्स इधर लगेगी और एक फोर्स इधर लगेगी, तो आप बोलोगे वो एंटी पैरेलल करंट में एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा जो टॉर्क वाला टॉपिक है कि टॉर्क मतलब कोई भी जब कोई एक लूप होता है, करंट कैरिंग कॉइल या कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है, जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसकी ब्रांचेस में फोर्स लगने की वजह से टॉर्क आ जाता है। तो वो टॉर्क जो होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, एन आई ए बी साइन थीटा से लिखा जाता है। जो यहाँ पे बेटा जी आई ए है या एन आई ए जो है, मतलब मेनली हम एरिया इंटू करंट को क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। एम जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है। क्या होती है बेटा जी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है। तो आप एन आई ए को एम लिखोगे तो एम बी साइन थीटा बन गया, और साइन थीटा को हटाने के लिए हम इसको एम क्रॉस बी में भी लिख सकते हैं। मतलब कभी भी करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कोयल अगर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगती है। टॉर्क का फॉर्मूला इस तरीके से देते हैं, ठीक है बेटा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, बट इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो ये लार्ज करंट को नहीं मेजर कर सकता। तो ये डायग्राम है बेटा जी, इसमें नॉर्थ और साउथ मैग्नेट होते हैं, एक कॉइल होती है, मतलब एक सिलेंड्रिकल कोर होता है, उसके ऊपर कॉइल मतलब कॉइल की वाइंडिंग की होती है, ठीक है, वाइंडिंग की होती है हमने,
और ये कॉपर की वाइंडिंग होती है बेटा जी। यहाँ पे हम जो ये मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे हम इस पहले बोला कि यहाँ पे क्या होगा, ये करंट को मेज़र करता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक हेयर स्प्रिंग यूज़ होता है और यहाँ पे एक नीडल लगे होते हैं, साथ में एक स्केल होता है बेटा जी। जैसे हम करंट पास करते हैं तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है इस नीडल के अंदर। तो आप बोलोगे कि करंट आई पास करने से जो कि है डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो डिफ्लेक्शन इन एक्चुअल वो हेयर स्प्रिंग की वजह से होता है, वहीं पर ये अटैच्ड होता है, ठीक है। तो रिवीजन में हम बिल्कुल डीप में जाके नहीं पढ़ सकते, सिर्फ हमें कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे रिवाइज करने हैं। तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा जी थीटा के। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम लिखेंगे जी, यहाँ पे आ जाएगा थीटा। जो जी है उसकी वैल्यू होती है के अपॉन में एन ए बी। एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा जी कोयल के, और ए जो है वो एरिया है उस कोयल का जो भी हमने यहाँ पे ली है, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। के की अगर हम बात करें तो क्या होता है, टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, जो हेयर स्प्रिंग की मैंने यहाँ पे बात करी है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, आई इज इक्वल टू जी थीटा, और जी का फॉर्मूला क्या होता है, के अपॉन में एन ए बी। करंट सेंसिटिविटी एक टॉपिक होता है और साथ में एक वोल्टेज सेंसिटिविटी टॉपिक होता है। बहुत सिंपल है कि स्मॉल करंट के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन शो हो जाना, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अगर हम यहाँ से देखें डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यहाँ से अगर हम देखें तो डिफ्लेक्शन बाय में अगर मैं थीटा करूँ तो जी कहाँ पे आ जाएगा बेटा जी, जी कहाँ पे आ जाएगा, 1 अपॉन में जी यहाँ आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या है, के अपॉन एन ए बी चला जाएगा ऊपर। तो इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी का ये आ चुका है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, वोल्टेज को मैंने आई आर से लिख दिया है, आर कौन है, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू को और आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है कि थीटा अपॉन आई तो कितना हो गया, एन ए बी बाय में के आर हो गया है, मतलब एन ए बी अपॉन में के है और आर पहले से पढ़ाई है, तो एन ए बी अपॉन में के आर ये फॉर्मूला बन चुका है। अब होता क्या है कि गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर बेटा जी, एमीटर के अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर। तो किसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एमीटर के अंदर, तो हम इसे क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देंगे, शंट बोल देते हैं जिसको, ठीक है। तो हमने ये इस तरीके से लगा दिया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाता है। तो कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें लगाना होगा वो हमें इस फॉर्मूले से मिलता है, क्योंकि देखो ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है, तो आप दोनों का जो वोल्टेज है वो बराबर करके ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन में आई माइनस जी, आई जी और नीचे साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है जी, जी कौन है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से अगर आपको वोल्ट मीटर देखना है तो वोल्ट मीटर में क्या होता है कि सारा वोल्टेज ड्रॉप वहीं पे हो जाए, आपको गैल्वेनोमीटर का और ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा देना है, तो उसके लिए आप सीरीज में ही एक रेजिस्टर लगा देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपली आप वी देखो यहाँ से अगर करंट आ रहा है ये आई जी, तो किसी वोल्टेज से आ रहा होगा बेटा जी, वी इज इक्वल टू आई जी, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस जी आप लोग कर सकते हो, और यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आर की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि ये रहने वाली है। तो इस तरीके से आप लोग सारी कन्वर्जन को कर सकते हैं एमीटर की या वोल्ट मीटर की। तो ये थी आप लोगों की चैप्टर 4 की रैपिड रिवीजन। बेटा कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना, और फिर हम करेंगे चैप्टर 5 की रैपिड रिवीजन। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।